अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने कल बात की थी कि आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। प्री बजट प्रोग्राम है आज हमारा, और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं साल 2011-12 कल जारी कर दिया जाएगा, और फिर 1 जून को यानी कि द डे आफ्टर टुमारो, परसों बजट का भी शाम में ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ मेन चीज़ें जो इकोनॉमिक सर्वे में सामने आई, एक तो ये जनाब के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2011-2012 के मुताबिक माली साल 2011 और 12 में माशी अहदाफ यानी कि इकोनॉमिक जो हमारे थे टारगेट्स, वो गवर्नमेंट हासिल करने में नाकाम रही है। और हुकूमत ने अपनी जो नाकामी है इसको प्राइमरीली 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि जी इन 3 वजूहात की बुनियाद पर हम ये अहदाफ हासिल नहीं कर सके, चाहे हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर बात करें, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर बात करें, या दीगर जो अहदाफ रखे गए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के या कुछ और। उन्होंने कहा जनाब के लोड शेडिंग प्राइमरी रीजन, नंबर 2 इज द सर्कुलर डेट, नंबर 3 इज क्योंकि जी दहशतगर्दी में क्योंकि मसले मसाइल बहुत हो जाते हैं, तो लिहाजा इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर हमें अहदाफ हासिल है। उन्होंने बैड गवर्नेंस का जिक्र किया नहीं। मजे की बात यह है कि जब मैंने बैठ के थोड़ा सा, मैंने नॉर्मल कोई भी मेरे ख्याल में बंदा जो थोड़ा सा सेल हो, वो ये देखेगा कि लोड शेडिंग तो गवर्नमेंट का अपना क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। दूसरी जाने आप देखिए सर्कुलर डेट, तो मेरे ख्याल में अब उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, तो उसका रीजन भी आई थिंक गवर्नमेंट शुड नॉट ब्लेम दैट, क्योंकि उसका भी जो भी उन्होंने किया वो खुद किया था उनका अपना। और वॉर ऑन टेरर, अगेन टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग, आज बम धमाके कम हो गए, थोड़े बहुत हो रहे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब टॉप लेवल पर एक होगी इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए, तो उसका रिजल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल में तीनों चीजों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, इन तीनों चीजों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। आज के मेरे जो मेहमान है जी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर हारून अख्तर साहब। ने इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर रखते हैं असद हुसैन, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, लिखते हैं खास करके इकोनॉमी के हवाले से बड़ी गहरी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया असद आपका भी। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि लोड शेडिंग, सर्कुलर डेट और दहशतगर्दी को हुकूमत ने कहा चाहिए इन तीनों की वजह से तो अहदाफ है हम पूरे कर नहीं सके। डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। ये सर ब्लेम गेम, अब यहाँ पर भी ब्लेम 3 चीजों के ऊपर ब्लेम गेम कर दी गई। असल बात यह है कि अगर 4.25 साल के बाद एक हुकूमत अपने कारकर्दगी 2011-12 की कारकर्दगी की वजह यह बयान करे कि क्योंकि लोड शेडिंग थी और क्योंकि टेररिज्म थी और क्योंकि हमारे सर्कुलर डेट था, तो इसी से आपको अंदाजा होता है कि उनकी विजन कहाँ है। ये सारी चीज़ें 4 साल में इनकी नाअहली की वजह से हुई हैं, और इन्हीं ने इसको ठीक करना था जो ये बिल्कुल नहीं कर पाए। आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए किस चीज में कौन सा टारगेट मीट हुआ है? क्या जीडीपी ग्रोथ का टारगेट मीट हुआ है? क्या सर्कुलर डेट कम हो गया है? क्या लोड शेडिंग कम हो गई है? क्या गैस की शॉर्टेज जो थी वो बेहतर सिचुएशन हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है? क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है? क्या पॉवर्टी कम हो गई है? क्या इन्फ्लेशन कम? मतलब किस चीज के ऊपर आप बात करते हैं जिसपे उन्होंने टारगेट अचीव किया? जो चीजें कम कर रही थी वो बढ़ गई, जो चीजें बढ़ानी थी एफडीआर के रेवेन्यू जो उनका टारगेट था उससे ज्यादा हो गए हैं, वो भी कम होंगे। फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है क्या? जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो किया था 850 बिलियन रुपया, आपको याद होगा, और उसके वो भी 125 बिलियन सरप्लस अगर प्रोविंसेस जनरेट करते हैं तो उनको मिलना था। 125 मिलना था, वो तो पता नहीं करते हैं नहीं करते, बट वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट 7%, दैट इज 1400 बिलियन रुपीज। कैन यू इमेजिन कि आप प्रेडिक्ट करें 850 या 825 बिलियन रुपया, आप एंड अप करें 1400 अरब रुपया, आप प्रेडिक्ट करें कि आपने सब्सिडी देनी है पावर की 62 बिलियन, आप पावर पे भी सब्सिडाइज करेंगे बड़ी चीजों, मतलब जो कल आजम साहब ने भी फरमाया, बड़ा उन्होंने एक गुडी पोजीशन दी। क्विकली, शुड इट हैव बीन लेस देन 5%? होना कितना चाहिए था? देखिए फैसल, ये अब एकेडमिक और किताब, आई डोंट अंडरस्टैंड के काफी ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ रेशियोज की बात कर रहा हूँ। देखिए कम अज कम जो टारगेट किया था वो तो करना था ना। टारगेट किया था कि इतने रेवेन्यूज मिलने वो तो होने थे ना। टारगेट किया था इतनी एक्सपेंसेस होंगे वो तो होना था ना। टारगेट किया था कि स्टेट बैंक से आप बोरिंग नहीं करेंगे, वो आप 400 अरब पे पहुंचे हुए हैं। टारगेट किया था कमर्शियल बैंक से आप 300 अरब करेंगे, 600 अरब पे पहुंचे हुए हैं। क्या आप इसका मतलब बजट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज टू डिसीव द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मतलब मुझे तो इन नंबर्स का कोई इतबार नहीं है। आप जो बजट देंगे, हर साल बजट आ जाता है, उसमें से एक टारगेट अचीव नहीं करते, एक नंबर अचीव नहीं करते,
मैं तो चाहता हूं कि ये पहले एक विजन लेके आए, पहले एक विजन लेके आए। इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी इकोनॉमिक सर्वे से पहले कि ये हमारा विजन है, ये आखिरी बजट है, हम ठीक कर रहे हैं। और आखिरी बजट था, इससे पहले आखिरी से पहला बजट था, मतलब 4 साल तो हो गए ना। अमेरिका जैसे मुल्क में 4 साल का टेन्योर होता है, इनका 4.25 साल हो गए, बट कुछ तो पता चले ना, कुछ तो हमें कुछ होप नजर आए कि जनाब ये मसले हैं। क्या मेजर्स लेंगे कि फिस्कल डेफिसिट ठीक हो, जीडीपी ग्रोथ आ जाए। बिफोर आई मूव ऑन, मुझे सिर्फ इतना हाँ या ना में बताइएगा सर, बैड गवर्नेंस, करप्शन एंड लैक ऑफ कमिटमेंट, इन तीनों चीजों को अगर वो रख देते हैं कि जी क्योंकि हम अहदाफ इसलिए नहीं हासिल कर सके बिकॉज लैक ऑफ कमिटमेंट थी, बैड गवर्नेंस थी और इंतहा की करप्शन थी, तो लिहाजा तो ये बेहतर स्टेटमेंट होता है आपके ख्याल में? ये स्टेटमेंट देख के जरा जाएं वोट मांगने में, देखूंगा इनको वोट द होल वर्ल्ड नोज कि हालात क्या है। देखिए ये जो मर्जी स्टेटमेंट देंगे, नाउ द नंबर्स स्पीक फॉर देयर परफॉर्मेंस। असद, ओवरऑल इकोनॉमिक, क्योंकि अभी तो कल डिटेल में बात होगी जब पूरी किताब सामने आएगी, लेकिन अभी तक के हिसाब किताब में ये है कि जो तरक्की की शरह जो थी 3.7% रही ग्रोथ रेट। आई रिमेंबर कि इसी पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में 8.5% भी, हारून साहब आपको 9%, आपको याद है 8.5% हिट किया था, बट उसको रिवाइज किया था डॉक्टर शाह सर। आई रिमेंबर जब अगले कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लेटर आए थे तो जब ऐड हुए थे, आई रिमेंबर वो भी सर हुआ, लेकिन अभी हर चीज नेगेटिव। वॉर ऑन टेरर तब भी थी और वॉर ऑन टेरर अब भी है, तब लोड शेडिंग नहीं थी, अब लोड शेडिंग भी है। और तीसरी चीज जो सर्कुलर डेट था, जो अब इस दौर में हुआ है, जितने कर्जे लिए गए, ये पैसा गया कहां, पहले तो ये बताइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आप कंपेयर करते हैं ना दो एरा को, जो इन्होंने भी मुशर्रफ साहब के साथ काम किया हुआ है, तो स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखते हैं इस साल की, उसमें मेरे ख्याल में अभी तक उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है कि मुशर्रफ साहब के पीरियड के अंदर उनको बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस अवेलेबल थी। तकरीबन उनका 50% बजट का जो खसारा है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से फीड हो रहा था। सर इस तरह वो कहते हैं 600 मिलियन का एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने, 600 मिलियन, तब आई रिमेंबर 5 बिलियन से भी ऊपर गया। तो वो मैं आपको, लेकिन आप एट द सेम टाइम सर जब एक $8.5 बिलियन पे छोड़ के गए थे, लेकिन बड़ा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो ये एक्सपेक्ट करें $14 बिलियन के करीब। नाउ दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि बड़ा सपोर्ट करेगा आपकी इकोनॉमी को। नहीं सर आप देखें, मिक्स चेक कर दीजिए आप, एक्सटर्नल फ्रंट पे अगर आप देखें रेमिटेंसेज जो है ना, वो आप बजट फाइनेंसिंग में इस तरीके से यूज़ नहीं करते। वो रेमिटेंसेज जो है ना, वो आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, जो आपको डॉलर पेमेंट करनी होती है। तो मुशर्रफ साहब का जो पीरियड था, वो उस चीज़ को आप देखें तो वो मुशर्रफ साहब के दौर की एक ब्लेसिंग थी। इस वक्त 20% पाकिस्तान का बजट का खसारा जो है वो बैरूनी सोर्सेज से फिल किया जा रहा है। मुशर्रफ दौर के अंदर 50% था, इस वजह से इतनी फिस्कल स्पेस मिल गई थी मुशर्रफ साहब के पीरियड के अंदर कि इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो गए, कोई गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट जो है ना वो पे बैक कर रही थी, अपने कर्जों को चुका रही थी, क्योंकि बाहर से बहुत पैसा आ रहा था। देखिए न्यूट्रल एनालिसिस के अंदर ये चीज कोई हाईलाइट नहीं करता, क्रिटिसाइज तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब के पीरियड के अंदर ये अगर आप देखते हैं तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग। एक छोटी सी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और एक डेफिनेटली मैं बात करूंगा जी। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो माली और माशी हालात हैं कुछ ठीक नहीं है, बहुत सी पेमेंट्स हमने करनी, जो IMF को भी हम करेंगे तकरीबन 4.1 बिलियन या लिटिल ओवर 4 बिलियन डॉलर्स, तो जो सारा डायरेक्ट, और ये मार्केट से परचेज नहीं करेंगे डॉलर, ये स्टेट बैंक जो है वो अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनमें से वो देगा। वो कितने कम होंगे? कहा यह जाता है कि जी आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो मेंटेन हो आपकी 6 माह की इंपोर्ट्स के बराबर। तो इंपोर्ट्स हमारी तकरीबन 39-40 मे भी ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी, लेकिन इसका मतलब है $20 अरब हमारे खजाने में हर वक्त मौजूद होने चाहिए। लेकिन इस वक्त 16 की बात करते हैं, कुछ और निकलते हैं तो 10 या अंडर 10 यानी कि आधे जो रह जाएंगे, उसका इफेक्ट क्या आएगा? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कल वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इंटरव्यू दिया गवर्नर स्टेट बैंक ने, उसमें काफ़ी इंकशाफात ये थे कि जो कि कुछ अच्छी आउटलुक नहीं नज़र आ रही थी हमें पाकिस्तानी इकोनॉमी की, और आपने देखा कि उसका इमीडिएट इफेक्ट आया आपके डॉलर के ऊपर और फिर उसके ऊपर दीगर जो। इज द सिचुएशन एज बैड और इज इट वर्स देन दैट? जब सेंट्रल बैंक का हेड जो है वो ये कह रहा है तो सिचुएशन वाकई आपको इस तरीके की नज़र आ रही है। जब भी वो कह रहा है, अदरवाइज ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो वो कोई हवा में तो बातें नहीं कर सकता। और ज़्यादा डॉलर और रुपये का जो पैरिटी का ताल्लुक है उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे। आज देखें डॉलर, और ये इंटरनेशनल सिनेरियो भी, क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से करेंसी जो है इंडियन रुपी को अगर आप देखें ना, हम पाकिस्तान को तो बुरा भला कहते हैं, इंडियन रुपी जो है वो 56 से भी नीचे चला गया है और वहां पर भी ये काफ़ी लेदे हो रही है। इवन के सेंट्रल बैंक इंडिया ने उसको इंटरवीन भी किया है, लेकिन वो भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है जो इंडियन रुपी है। तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहा है जिसमें डॉलर जो है ना इस वक्त
चूंकि यूरो क्राइसिस के अंदर है, तो लोग अपनी उसका saving जो effect है ना, उसका ठीक effect जो है ना वो उस पर डॉलर के ऊपर आ रहा है। दूसरे कि पाकिस्तान के ऊपर भी एक तो जो पेमेंट्स करनी है डॉलर की, वो एक बार लिमिटेड रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के। आपके पास जो ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज के ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत बढ़ गए हैं। इसका प्रेशर आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर आ रहा है। तो आगे जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल नजर आ रही है। जो मैंने लास्ट ईयर एक अपना आर्टिकल भी लिखा था न्यूज़ में, वो उस पर मैंने ये फोरकास्ट की थी कि पाकिस्तान का जो रुपी है तकरीबन 100 के करीब बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है, डॉलर वर्सेस रुपी। बिल्कुल। तो सौ ये रुपए। साल अगर आपके एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स और ये जो आपके रेमिटेंसेज हैं वो इंप्रूव नहीं होते फर्दर, तो 14 FDI तो तो रिकॉर्ड बहुत होगा जी इस दफा। हाँ, लास्ट ईयर तो 11 थे जी, तो तो 14 ये जी, तो 14 ये आ जाते हैं आपके रेमिटेंसेस। तो इवन देन आपके इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 40 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा अगले का साल का आप देखते हैं। अच्छा, दूसरी एट द सेम टाइम अगर फर्ज करें आईएमएफ की जो पेमेंट्स करनी है वो फॉरेक्स रिजर्व्स एग्जिस्टिंग जो है आपके पास में से कर देते हैं वो, क्योंकि नॉर्मली हमने ये भी देखा ना कि बाहर से कर्जा लिया बैंक में डाल के फॉरेक्स रिजर्व्स का आसमान की तरफ शो कर दिया ना, एक अजीब सी वो। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा जब आपके पास 2-2.5 महीनों का टोटल इंपोर्ट वो जो एक स्पेस रह जाएगी? वो यही तरह आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। अभी जो आज भी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास $8 बिलियन का खसारा नजर आ रहा है। वो आप डॉलर सीधा नजर आ रहा है। मतलब ये तो रफ कैलकुलेशन है, एक्यूरेट भी नहीं है, रफ एस्टीमेट आपको बता रहे हैं कि $8 बिलियन आपको अगले जो फाइनेंशियल ईयर उसमें आपको खसारा नजर आ ही रहा है। ठीक है, ये बड़े अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, छोटे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो वो अगर जब तक अगर आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो स्लो हो रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है आपका, यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, वो एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स अगर आपकी कम हो रही है, रेमिटेंसेस अगर आपको काफी हद तक सहारा दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। अगर बाहर का पैसा अगर ये भी कम हो जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। 600 मिलियन आपका हार्डली इस दफा अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर। हाँ, तो वो भी तो एफडीआई जो एक बड़ा मेजर सोर्स है आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का। अच्छा, 2-3 चीजें अरुण साहब। एक तो देखें बड़ी, जब इंडेक्स की बात करते हैं आप किसी भी मुल्क के हवाले से, तो पाकिस्तान का नंबर 130, 125, 134 इस रेंज में जा रहा है, नहीं कि 100 से भी माशाल्लाह काफी आगे। लोड शेडिंग सर, लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने, गवर्नेंस का ये आलम के मतलब मैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं एज एन एंकर बोलना नहीं चाहता वो चीजें। करप्शन इंतहा को, द काइंड ऑफ मनी वी हैव लॉस्ट, द काइंड ऑफ टाइम व्हिच वी हैव लॉस्ट, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी हैव लॉस्ट, उसका जो एक अगर ओवरऑल मैग्नीट्यूड देखें तो वो एक अलग ही कहानी पेश करेगा। तो सर एफडीआई तो हम भूल जाएं, लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपने बात की लोकल इन्वेस्टर, सर मलेशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश मूव कर रहा है, श्रीलंका भी, तो लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपके सामने हालात है। एक पिक्चर आपको पेश करो जो बिल्कुल जो आप भी मेरे ख्याल में एग्री करेंगे। और उसके बाद सर बिजली ना होने के बराबर, और अगर अवेलेबल भी है तो सर क्या वो कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट है बिजली की, इज इट वायबल? फिर आप देखें सर कि दीगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, लोग डर खौफ से, सर इस सिचुएशन में चीजें इंप्रूव होती नजर आ रही हैं या हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्लिफ जिस पे से पता नहीं शायद हम। फैसल, पाकिस्तान की एज सच इकोनॉमी में रेजिलियंस बहुत है। मैं एज ए कंट्री नाउमीद नहीं हूँ, गवर्नमेंट से बहुत नाउमीद हूँ। मेरा ख्याल है 4 साल में कुछ नहीं कर पाए, और 1 साल में या 6 महीने में जब तक अगली इलेक्शन है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी देखना ये कि होगा क्या। आपने जो डॉलर रुपी पैरिटी की बात की है उसमें एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि रिजर्व जो ये शो कर रहे हैं वो $18.3 बिलियन लास्ट ईयर थे जुलाई 1 को, और मेरा ख्याल है $16.1 बिलियन अब हैं। इसमें तो बज़ाहिर $2.2 बिलियन की कमी हुई है, मगर इसके अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो स्टेट बैंक के कंट्रोल में नहीं होते और कमर्शियल बैंक्स होल्ड कर रहे होते हैं, उनको अगर निकाल दें, क्योंकि वो एक्चुअली बड़े हैं, डॉलराइजेशन का इंपैक्ट होना शुरू हो गया। अगर आप सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स देखें तो पिछले साल मेरे ख्याल है 14.5-15 बिलियन डॉलर थे, और इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 बिलियन पे खत्म होंगे। सो स्टेट बैंक के रिजर्व से अगर देखा जाए तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं $4.5 बिलियन, और ये $4.5 बिलियन उस वक्त हुआ है जब आपने IMF की पेमेंट $1.2 बिलियन सिर्फ दी है इस साल में 11-12 फिस्कल ईयर में। कितनी पेमेंट अभी जो आपका रुपए पे प्रेशर आया है दैट इज बिकॉज इन्होंने $400 मिलियन की पेमेंट 24 मई को कर दी। टाइम चेक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हाउस आप कुछ बात मुकम्मल कर रहे थे अबाउट जी। मैं आपको जो पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम है दैट इज द रुपी एंड द एक्सपेक्टेड डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा है कि इस फिस्कल साल जो अभी 30 जून को खत्म हो रहा है, हमने सिर्फ IMF की $1.2 बिलियन पेमेंट की है।
अगले साल में जो 12-13 फिस्कल ईयर है, हम $3.5 बिलियन की IMF की सिर्फ प्रिंसिपल पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट तो चलता रहता है। तो जब $1.2 बिलियन देने के बाद रुपए पे इतना प्रेशर पड़ा है, $3.5 बिलियन के बाद आप अंदाजा लगा अगर देंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, अब आप अगर बात करें कि रिजर्व डिप्लीट हो, जैसी जैसी रिजर्व डिप्लीट हो गए, जैसे आपने एग्जांपल दी कि हमारे पास 2 महीने की इंपोर्ट्स रह गई हैं, तो मार्केट में पैनिक आता है। जब पैनिक आता है तो फिर डॉलराइजेशन शुरू होती है। लोग कहते हैं कि डॉलर पैसा ले लो, कहते हैं, एलसी वाले भेज रहे होते हैं, वो कहते हैं आज एलसी डिले करो, कल मुझे $2 ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये सारा एक विशियस साइकिल में फंसता है, जिससे रुपया जो है सीवियर प्रेशर में आके और डिवैल्यूएशन, और आपको पता है कि डिवैल्यूएशन के और क्या इफेक्ट आएंगे, बिल्कुल ठीक, इन्फ्लेशन है और ये है। अब देखें हमें करना क्या, अगर देखें अभी 1 साल भी अगर इन्होंने रहना है तो मुझे ये बताएं कि जनाब ये बजट का कितना हिस्सा पावर में लगा रहे हैं, कैसे पावर को ठीक करेंगे, बजाय इसका कहने के जी पंजाब ने भी पावर प्लांट नहीं लगाया, सिंध ने भी लगाया। मतलब दीज आर एक्सक्यूजेस। मतलब सर्कुलर डेट, भाई सर्कुलर डेट जब से ये आए हैं 50 अरब रुपए हम छोड़ के गए थे, विच इज द नॉर्मल रनिंग सर्कुलर डेट, ये इस वक्त 700 अरब से ऊपर लेके चले गए। 390 अरब उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी में डाला है, 300 अरब और जनरेट हो गया। डिफरेंस जो है वापदा का, जहां से सर्कुलर डेट एमिनेट कर रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे, लाइन लॉसेस कैसे ठीक करेंगे, रिकवरीज कैसे ठीक करेंगे, जो चोरी हो रही है वापडा में कैसे ठीक करेंगे, जो फर्नेस ऑयल में पिलफरेज हो रही है कैसे ठीक करेंगे, जो प्लांट मेंटेनेंस नहीं हो रही उसको कैसे ठीक करेंगे, प्लांट कैपेसिटी पे नहीं चल रहे उसको कैसे ठीक करेंगे। सो मुझे आके ये प्लान बताएं, मुझे आके ये बताएं कि जीडीपी ग्रोथ जो उनकी टारगेट के मुताबिक नहीं अचीव हुई, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं अचीव हुई, उसके लिए क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, को लोगों में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, जो पैसा बाहर से लेके आए। तो ये सारी चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। इट इज जस्ट एन अकाउंट। प्राइम मिनिस्टर ने कल की जो बातें की उन्होंने सब सेट हो जाएगा, जिसके अंदर आप कहेंगे कि हमने जी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की इतनी सैलरी बढ़ा दी है, मिनिमम सैलरी इतनी बढ़ा दी है। दीज आर, हम इससे पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल वजह है असद साहब की कि दीज आर इन्फ्लेशनरी इन इटसेल्फ, जो सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। और लोग बड़े खुश होते हैं कि बड़ी सी गवर्नमेंट ने 25% सैलरी बढ़ा दी। और भाई 25% इसलिए बढ़ाई कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी हो गई थी, अब उससे मजीद बढ़ेगी इन्फ्लेशन, और परचेजिंग पावर कम हो गई थी, उसको रिकवर करने के लिए आपने बढ़ाई। बट वो जब बढ़ाएंगे तो मजीद इन्फ्लेशन होगी। तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही इस गवर्नमेंट से जिससे इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, लिहाजा ये बद से बदतर होते जाएंगे। अच्छा साहब, 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई। एक तो ये कि नेक्स्ट ईयर का जो इस फिस्कल ईयर का तो अभी कितने दिन रह गए, हार्डली जो भी, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फिस्कल ईयर आ रहा है उसमें पेमेंट्स आपकी ड्यू हैं, उसमें मुझे लॉन्ग टर्म बिजली का भी कुछ हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे, कुछ तरह के प्रोजेक्ट्स भी, मेगा प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। उसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर भी इमीडिएट सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, क्योंकि एट द सेम टाइम जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो जनरल जॉन एनल ये कहता है कि मैं ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा इन गर्मियों में और ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब हमारा एग्जिट का टाइम आ रहा है, तो उसका डेफिनेटली एक इफेक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। तीसरी चीज जो आगे, जब इन्फ्लेशन आपकी इतनी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना बढ़ता जा रहा है, और नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आती है, इंटरिम गवर्नमेंट भी आती है, ऑब्वियसली उनका कोई इतना लेना देना होगा नहीं, तो डेफिनेटली सर्कुलर डेट पे मुझे कमी तो नजर किसी जरूरत नहीं आती। हारून साहब, इफ यू एग्री, मजीद इजाफा होगा, तो सारे वो इंडिकेटर्स को अभी ये ब्लेम कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट ईयर व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट गोइंग टू बी? इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर द नेशन। मैं तो एज अ होल में बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त 3 जो हमारे बड़े क्राइसिस हैं, एक तो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर आपके पास डॉलर का इनफ्लो, दूसरा जो है वो आपके जो रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट के लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू है, तीसरा जो है आपकी महंगाई, और इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स उसमें आपका जो पावर सेक्टर की भी जो सब्सिडीज है ये भी सब इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो इस वक्त वॉर फुटिंग पे हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, क्रिटिसाइज तो सब कुछ कर सकते हैं हम, सुबह से शाम तक सारे क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, हमें सोल्यूशंस की तरफ आना चाहिए कि हम करें तो क्या करें। तो टॉप प्रायोरिटी आपकी जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो इस वक्त ये होनी चाहिए कि आपने वॉर फुटिंग के ऊपर FBR को मोबिलाइज करना है, और जो टैक्स चोर्स हैं उनको सरेआम पकड़ के आपको हर साल सुनता हूं टैक्स बेस बढ़ेगी, फलाना होगा, कुछ नहीं हो रहा। यही तो मैं कौन आ रहा है, अभी आपको इसमें जो स्लैब्स में आपको बताऊं तो ये एक और डराने के लिए लोगों को, वही आपका जो नौकरी पेशा नहीं होगा ना, एवरीबडी हैज टू पे द प्राइस। इसका मतलब ये रिग्रेसिव टैक्स लगेंगे, जिसमें आपका जो पेट्रोल के ऊपर लगता है, हर किसी को रिग्रेसिव टैक्स जो होते हैं वो गरीब पे कर रहा होता है। तो हमें एज अ नेशन सोचना है, हमें एज एन इंडिविजुअल नहीं सोचना कि आपने टैक्स कलेक्शन को वॉर फुटिंग के ऊपर without any discrimination उसको improve करना है। So with this kind of governance, is that possible? यार, I hope so। अगर is it possible? बिल्कुल कर सकते हैं, tangible शक्ल मिल सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास लोग हैं, विल होनी चाहिए। FBR के लोग अगर निकल कर आते हैं, मुझे अफसोस होता है, मैं अगर सैलरीड क्लास हूँ, मेरे साथ सिग्नल के ऊपर एक पजेरो वाला के रुकता है और मुझसे पूछता है
कि भाई कितना टैक्स दिया तुमने। मैंने कहा यार मैंने तो 50,000 से ऊपर टैक्स दिया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने कितना टैक्स दिया। वो ठेंगा मुझे दिखाता है और ठेंगा दिखा के गाड़ी लेकर भाग जाता है। और मैं बड़ा मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये देखो पजेरो में बैठा हुआ मुझे ठेंगा दिखा रहा है, मतलब कोई टी नहीं है और मेरी तो सैलरी से कट जाता है। ये ग्रेड ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं जो एक तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंटेड है भी तो लोग डंडी मारते हैं टैक्स देते हैं। हालांकि चैरिटी हम इतनी देते हैं, मसला है कि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स बैड गवर्नेंस वी आर रिलक्टेंट टू गिव दैट मनी। चैरिटी में आप ज्यादा पैसे देते हैं दुनिया में, लेकिन टैक्स में नंबर असल जो चीज है ना, आप गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एज अ नेशन वी आर मोरली करप्ट। इसमें तो गवर्नमेंट का नहीं कसूर है जितना आवाम का कसूर है। आप चले जाएं माल रोड पे चले जाएं, आप मरी रोड पे चले जाएं, आप कराची के अंदर होलसेल मार्केट के अंदर चले जाएं, खुले आम कैश के ऊपर वो करते हैं, आपको एक पाई टैक्स नहीं देते। सर आपके वकील भाई ये वकालत का काम कह रहे हैं, वो कैश मांगते हैं, गवर्नमेंट नहीं लेते। इससे ज्यादा आवाम का आवाम का बहुत बड़ा कसूर है कि क्योंकि खुद टैक्स देना नहीं चाहते। उनसे पूछो तो वो बोलते हैं जी कोई देता ही नहीं ऊपर, तो हम क्यों दे। वो भी वो उस तरीके से बात सही करते हैं। तो देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। उस ट्रस्ट डेफिसिट के मल्टीपल चैलेंजेस है जो हमें ये बैठे हुए ना हाउस के अंदर ये बिल लेकर आएंगे जी, सारे के सारे लोग जो है ना वो अपने टैक्स रिटर्न्स डिक्लेयर करें। आप देखें कॉन्फिडेंस कैसे नेशन का बिल्ड होगा। तो वज़ीर आज़म आपके कहते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मेरे पास है और उनके पास नहीं। सोचें जरा, मेरा तो टैक्स एसोस कट जाता है, उनका आई टैक्स का क्या सब। सूट्स उनके बारे में कहा जाता है कि आप इतने इतने लाखों रुपए के सूट्स पहनते हो, जो कि झूठ भी नहीं है। बंदा कभी यूं करके उनकी बैग देख ही लेगा, तो उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। सर उसकी तो बात है, लेकिन आप मुझे बताएं कि you can afford to wear one suit worth 10 लाख रुपए, गाड़ी you don't have। फैसल एक तो छोड़े, आप यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन कितना टैक्स देते हैं आप मुझे बताते हैं। उसको तो प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़े, आप उनको भी तो पकड़े, उनको भी बुलाएं, आप कितना टैक्स देते हो इन किन गाड़ियों में। huge subject। आप you're not supposed to blame one person or the government. As a nation we are morally corrupt। पूरी कौम हर जगह पर टैक्स मारते हैं, हर जगह के ऊपर बोलते हैं। आप ब्लू एरिया में चले जाएं, आप खाना खाने जाते हैं, आपसे पूछे कच्ची पक्की दूं या पक्की रसीद दूं, मैं पूछता हूं ये डिफरेंस क्या है? हर जगह सर ये हालात। तो इसमें कौन पूरी मुलव्विस बात ये सर कि ये अक्रॉस द बोर्ड अधिकारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सारी बातें मानते हैं कि जनाब हमारी आमदनी में इजाफा होगा। गवर्नेंस तो चले बात की बात है, तो सर हमारी आमदनी इतनी होगी, फिर अखराजात और फिर उनमें बैलेंस करना और प्रायोरिटीज को सेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुकूमत चला रहा, पूरी दुनिया चला रही है, बेसिक चीज है ना सर। अब उसके बाद फिर उसकी माइक्रो लेवल पर जब आप डिटेल्स में जाते हुए एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। सर एक तो ग्रे एरिया मुझे बताइएगा कितना है, कितने परसेंट है जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। इस तरह से तकरीबन 3,000 अरब का बजट कहा जा रहा है, 2900 समथिंग का एक एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट फिगर तो बजट में मिलेगी। और सर जब हम पिछले बजट डेफिसिट की बात करते थे, पिछले में सिर्फ 1500 से कुछ कम था, और इस वक्त 1500 के करीब 1500 अरब रुपए। 3,000 सिर्फ अरब होगा फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट की बात करो, टोटल जो होगा जो प्रोविंसेस में इसमें से 1500 अरब रुपए प्रोविंसेस को जाना है फिस्कल डिविजिबल पूल में एनएफसी के अवार्ड। किस तरह डिवीजन होगी सर, किस तरीके से पूरा करेंगे? वो तो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक होगा ना। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सी द प्रॉब्लम इज कि आपका आई अंडरस्टैंड कि लोग मॉरली करप्ट है, आई अंडरस्टैंड कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां लोग वॉलंटरली टैक्स देते हैं। टैक्स हमेशा मुश्किल से देते हैं और निजाम बना मुश्किल से निजाम बना के। मुझे सिर्फ इस चीज की बात बताएं कि व्हाई हैव वी केप्ट डिलिबरेटली ह्यूज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आउट ऑफ द टैक्स नेट। एब्सोल्युटली। व्हाई हैव वी केप्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर which represents about 21% according to the older base. New base में सुना 25% of the GDP. 1/4. Why have we kept the agriculture sector out? Why have we kept the retail sector, the wholesale sector, the transport sector, most of the service sector? Why have we done that? अंदाजा लगा, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 50% economy is undocumented. कुछ legitimately undocumented है because sectors out है, कुछ टैक्स लोगों ने किया होना चाहिए नहीं है। बट इस 50% से भी अगर आपने 1900 अरब रुपए कलेक्ट किया है 50% डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से, अगर हम आधा सेक्टर अनडॉक्यूमेंटेड भी डॉक्यूमेंट कर लें तो आपका 1000 अरब रुपए जो आपका डेफिसिट होता है। सर आप यानी कि आप बजट सरप्लस में असद साहब की बात मैं एग्री करता हूं, बट मैं एक पॉइंट सिर्फ बताना चाहता हूं। यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही सीबीआर थी उस जमाने में, यही लोग थे, यही पॉलिटिशियंस थे, और हमने फिस्कल सरप्लस भी दिखाया है, हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी दिखाया है, हमने रुपए को 5 साल 60 रुपए रख के भी दिखाया है, हमने एक्सपोर्ट को 5 साल में $10 बिलियन रुपए को मेंटेन करते हुए 60 पे $10 बिलियन से $20 बिलियन करके भी दिखाया है, हमने सीबीआर के रेवेन्यूज को 5 साल में 300 अरब से
1100 अरब भी करके दिखाया है। ये सब चीजें होने वाली हैं। हाँ, इट इज नॉट ए परफेक्ट सिचुएशन। हाँ, मॉरली करप्ट है सर। हाँ, एफबीआर में भी करप्शन है, बट यही लोग, इन्हीं लोगों से हमने री इन्वेंट नहीं करना व्हील को। यही लोग काम कर चुके हैं, यही लोग 9% जीडीपी ग्रोथ भी दे चुके हैं। ठीक, हारून साहब, डेफिनेटली आपसे आने वाले दिनों में दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड बीइंग विद अस। असद, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल 8 बजे मुलाकात होगी। बजट के ऊपर ही प्रोग्राम करूंगा, प्री बजट के ऊपर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।